नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन आवर्त सारणी का पार्ट 8 पढ़ रहे हैं और आपको पता होगा साथियों, मैंने आवर्त सारणी के पार्ट 7 कंप्लीट कर चुका हूं। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि पहले वो भाग 7 जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं उनको देखे, क्योंकि उनको देखने से ये जो वाला लेक्चर है वो उसका आसान हो जाएगा और उसको जो चीजें हैं वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ आने लगेगी। यदि उसको ढूंढने में परेशानी हो कि उस वीडियो को कहां से देखें, तो मैं उन वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। तो साथियों, अब अपन ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपन टॉपिक पे आते हैं। आज का अपना रहेगा टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब यह है आवर्त सारणी के गुण। अब साथियों, आवर्त सारणी के गुण क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उनके बारे में एक बार क्विक अपन देख लेते हैं। आपने साथियों सुना होगा कि जब अपन लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं या फिर टॉप से बॉटम जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, समान रहती है। कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसा बदलाव आता है कि पहले बढ़ती है, फिर बीच के अंदर इक्वल हो जाती है और फिर बढ़ जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसा बदलाव आता है कि पहले घटती है बाद में बढ़ती है। तो साथियों, ये जो प्रॉपर्टीज कभी बढ़ती है कभी घटती है, इन्हीं चीज को अपन क्या बोलते हैं साथियों, आवर्तिता बोलते हैं। इसी को अपन एक शब्द में क्या बोलते हैं साथियों, आवर्तिता बोलते हैं। कहने का मतलब पीरियोडिसिटी। इसी को अपन एक शब्द में क्या बोलते हैं साथियों, पेरियोडिसिटी बोलते हैं। तो साथियों, अपन क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज अपने सामने हैं वो अपन एक बार बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पे साथियों मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज का नाम है एटॉमिक साइज। परमाणु आकार। अब जो मेरे पास परमाणु आकार है इसको अपन कई दफा एटॉमिक रेडियस भी बोल देते हैं। इसको अपन साथियों कई दफा परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस भी बोल देते हैं। अब साथियों, परमाणु आकार क्या होता है वो सुनना आप। इसकी परिभाषा अक्सर पेपर में नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं ताकि आप अपनी मेमोरी में इसकी चीजों को सेव कर सको कि वास्तव में परमाणु त्रिज्या होती क्या है। अपने पास साथियों कोई भी एक परमाणु है, इस परमाणु की आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है आउटर सेल में। तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन साथियों एटॉमिक रेडियस या परमाणु आकार कहते हैं। देखना एक बार साथियों, मैं आपको एक बार बता रहा हूं। ये मेरे पास कोई एटम है और ये इसका बीच में क्या साथियों, नाभिक है। मानने का मतलब ये है कि ये मेरे पास इसका आउटर सेल है, इस आउटर सेल के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगा रहा है ये, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस अपने पास, ये इसकी क्या हो जाएगी साथियों, एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। ये इसकी साथियों क्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है। एटॉमिक रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है। मेरे पास पहले नंबर का पॉइंट है वो क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स। अपने पास जो एटॉमिक साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है साथियों, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं, अपने पास एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आपको पता होगा साथियों, जो लिथियम होता है वो कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, 3 नंबर पे आता है। सोडियम कितने नंबर पे आता है साथियों, 11 नंबर पे आता है।
और पोटेशियम कितने नंबर पे आता है साथियों? 19 नंबर पे आता है। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि इस एटम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं, इस एटम में नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं? तो साथियों ये चीजें आपको पता चलेगी मैजिक फॉर्मूले से, और वो मैजिक फॉर्मूला क्या था अपने पास? 2 8 8 18 18 32 और 32, ये मेरे पास था मैजिक फॉर्मूला। अब अपन को क्या करना है, जो इसकी परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, इसको मैजिक फॉर्मूले के रूप में अपन को डिजाइन करना है। जब मैं इसको डिजाइन करूंगा तो साथियों मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 और 1 लिख सकता हूं। इसको मैं साथियों क्या लिख सकता हूं? 2 8 1 लिख सकता हूं। इसको साथियों अपन क्या लिख सकते हैं? 2 8 8 और 1, मैं ये लिख सकता हूं। तो साथियों एक चीज देखना आप, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? पहले वाले में 1 और 2, दूसरे वाले में 1 2 और 3, तीसरे वाले में 1 2 3 और 4। तो मुझे पता चला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी साथियों? बढ़ेगी। अब यहां देखना मेरे पास पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और उसमें 1 भरा हुआ है, और ये इसका साथियों क्या है अपने पास? नाभिक है। अब आपको पता होगा कि इसमें 2 है तो डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पहले वाला मेरा ये है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। आपको पता होगा साथियों यहां क्या हो गया? इसका जो आकार है वो बढ़ गया। कहने का मतलब इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। तो कहने का मतलब इसका आकार भी बढ़ गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें ये हो जाएगा अपने पास, कुछ 4 आ जाएंगे इसमें नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें मैंने ये बता दिया। कहने का मतलब यहां अपने पास क्या होगी साथियों? डिस्टेंस बढ़ गई है इसके बीच की। तो इसी को अपन क्या करेंगे? ऐसे करके निकालते हैं। तो मुझे ये पता चला कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ सेल्स के। तो मैं यहां एक फॉर्मूला लिख सकता हूं। वो फॉर्मूला क्या आ सकता है अपने पास? एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। कहने का मतलब यह है जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑफ सेल्स होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एटॉमिक रेडियस होगी। ये तो मेरे पास आ गया 1 नंबर का पॉइंट। अब एक बार साथियों गौर करना आप, एक बार एटॉमिक साइज कहां बढ़ती है कहां घटती है। अब मेरे पास जो 2 नंबर का पॉइंट है वो मेरे पास है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? यदि साथियों ये पॉइंट आपको समझ आ गया, ऐसे मान के चलना आप आवर्त सारणी के गुण के आधे मसलों को सुलझा चुके हो केवल एक सिंगल पॉइंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको जो परेशान करेगा प्रश्न के अंदर वो यही पॉइंट रहेगा। यदि ये समझ आ गया, बहुत कुछ समझ आ गया, ऐसे मान के चलना साथियों आप। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी एक एटम है, ये मेरे पास कोई भी एक एटम है, आपको पता होगा ये इसका नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन रहता है, यहां न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहां होता है। अब इसके नाभिक के अंदर जो आवेश है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश बोलते हैं। इसके नाभिक के अंदर जो आवेश है उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखना ये आउटर सेल में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। लेकिन जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, कहने का मतलब जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा, ये उस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचेगा। कहने का मतलब ये जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खिंच जाएगा और ये क्लास ऐसे कुछ सीमित हो जाएगी। कहने का मतलब पहले ये इतना दूर था आकार, सॉरी यहां तक था, लेकिन इसके अट्रैक्शन के कारण, कहने का मतलब ये है कि इसका जो आवेश है अंदर वाला, ये ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार कम हो जाता है। ये अट्रैक्शन के कारण संभव हुआ। जैसे ही कम होगा, कहने का मतलब ये जो
खींचने का काम हो रहा है, ये प्रोटॉन है और ये वहां या क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कहने का मतलब ये जितना ज्यादा होगा, आपको पता होगा कि ये जो परमाणु है ये सिकुड़ता जाएगा, अंदर की ओर अंदर आता जाएगा। कहने का मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मुझे ये पता चला यहां से, इस पॉइंट से, कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ये अपने पास आ गया साथियों 2 नंबर का पॉइंट। अब ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया, इसका यूज कैसे करना है वो अपने पास सबसे अच्छी बात रहेगी साथियों। और एक चीज और बता दूं साथियों आपको, जहां कोषों की संख्या समान रहती है, जहां कोषों की संख्या समान रहती है वहां ये पॉइंट काम नहीं करेगा। वो कैसे नहीं करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, यहां देखना आप। मैं यहां एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब एग्जाम्पल क्या है मेरे पास वो देखना साथियों। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। मैं ये ले लेता हूं, ये कितने नंबर पे आता है, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब आपको पता होगा कि मैं इस 3 को कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर सकता हूं, 2, 1, इसको लिख सकता हूं 2 और 2, इसको लिख सकता हूं 2 और 3, इसको लिख सकता हूं 2 और 4, इसको लिख सकता हूं 2 और 5। कुछ इस प्रकार से मैं डिजाइन कर सकता हूं इन एटॉमिक नंबर्स को। अब अपन क्या करते हैं साथियों, इसमें ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब सबके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या है साथियों, समान है। जब नंबर ऑफ सेल्स समान है तो आपको क्या लगेगा कि एटॉमिक रेडियस भी क्या इसकी समान है, जबकि एटॉमिक रेडियस यहां समान नहीं होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है जो लोगों को समझ नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है, कि यहां नंबर ऑफ सेल समान है उसके बावजूद भी एटॉमिक रेडियस यहां वेरी करेगी। कहने का मतलब बढ़ेगी या घटेगी, अपन चेक करेंगे। अब एक चीज देखना साथियों, यहां नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। नंबर ऑफ सेल समान है। जब नंबर ऑफ सेल समान है एटॉमिक रेडियस समान होनी चाहिए, जो होती नहीं है। अब एक चीज देखना साथियों, अब जो लिथियम है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। और आप ये जानते होंगे मेरे हिसाब से कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही उसका क्या होता है साथियों, परमाणु क्रमांक होता है। कहने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां देखना साथियों, यहां जो अपने पास एटम्स है, एक चीज देखना, मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूं क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ सेल्स समान है, तो मैं यहां एक बना रहा हूं इसे। अब एक चीज देखना, सबसे पहले यहां कितना है मेरे पास, 3 प्रोटॉन है। यहां कितने प्रोटॉन है साथियों, 3 प्रोटॉन है। मैं जैसे ही आगे जाऊंगा, आगे कितने प्रोटॉन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। उसके बाद में कितने आएंगे, 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 7। कहने का मतलब जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे, लिथियम से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा, खिंचाव कम आएगा। लेकिन जैसे ही आगे जाएगा प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, अब और अंदर खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब और अंदर खींचने की कोशिश करेगा एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी साथियों, घट जाएगी। अब और आगे जाएगा तो आपको पता होगा यहां प्रोटॉन बढ़ गए, यहां प्रोटॉन बढ़ गए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और जल्दी से खींचेगा, अंदर की ओर लाएगा और ज्यादा। जब और ज्यादा अंदर की ओर लाएगा तो आपको पता एटॉमिक रेडियस और ज्यादा गिर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है साथियों, घटती है। जबकि अपन पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है साथियों, एटॉमिक रेडियस
बढ़ती है। क्या होता है साथियों? बढ़ती है। अब मैं क्या करता हूं साथियों, ये पॉइंट आपको एक साथ लिखा देता हूं ताकि अपने परमाणु के आकार का मसला खत्म हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परमाणु आकार बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब साथियों अपन को कैसे पता करना है कि परमाणु आकार, देखो अपन एक तो चलते हैं ग्रुप वाइज, एक अपन चलते हैं पीरियड्स वाइज। जब अपन ग्रुप वाइज चलेंगे, ग्रुप वाइज का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। मैं यहां लिख देता हूं टॉप टू बॉटम। जब अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे, अब इसमें अपन क्या कैसे जाते हैं? जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब साथियों इसमें देखना क्या होता है, जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा किसके अंदर? एटॉमिक साइज में, तो यहां अपने पास हाइड्रोजन, यहां लिथियम, यहां सोडियम और यहां पोटेशियम। यहां एक आता है, यहां दो, यहां तीन और यहां चार। कहने का मतलब अपने पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी साथियों? बढ़ जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं बढ़ता हुआ, और यहां क्या हो जाएगी साथियों? घटता हुआ। ये जस्ट ऑपोजिट होता है, आप किसी भी प्रॉपर्टीज को देख लेना। अब अपन क्या करते हैं साथियों, एक स्टेप आगे मूव करते हैं। साथियों मैं एक स्टेप आगे मूव ना करके आपको एक ऐसा पर्सन बताता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में ये पर्सन आया हुआ है कि मेरे पास एक तो है Na और एक है मेरे पास Na+। पूछा ये गया है कि किसका एटॉमिक रेडियस कम है और किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। दो ही है अपने पास, आपको ये बताना है कि किसका कम है और किसका ज्यादा है। एक मेरे पास है क्लोरीन माइनस, एक है मेरे पास क्लोरीन। इसमें से अपन को बताना है साथियों। एक चीज देखना आप साथियों, मैं इसको बताता हूं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर प्रोटॉन कितने साथियों? 11। और इलेक्ट्रॉन भी कितने साथियों? 11 ही हैं। अगर इसके अंदर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन तो साथियों कितने हैं? 11 ही हैं। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए साथियों? 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए साथियों? 10 हो गए। अब मैं जाता हूं इसके अंदर, इसमें मैं प्रोटॉन की बात करूं और मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं। इसमें प्रोटॉन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 17 हो जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा। इसमें जो प्रोटॉन होगा वो कितना हो जाएगा साथियों? 17। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा साथियों? 17 हो जाएगा। अब एक चीज गौर करना साथियों एक बार आप, कि किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है और किसका एटॉमिक रेडियस छोटा है। यहां से आपको बहुत अच्छा और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहां देखना साथियों, ये दोनों बराबर है और यहां ये वाला ज्यादा है। कहने का मतलब यहां प्रोटॉन ज्यादा है। जब प्रोटॉन ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अंदर की ओर खींच लेता है। क्या करता है साथियों? अंदर की ओर खींच लेता है। कहने का मतलब यहां अट्रैक्शन का क्या हो गया? ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यहां अट्रैक्शन क्या हो गया साथियों? ज्यादा हो गया। यहां जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया साथियों? ज्यादा हो गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था साथियों, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा। इसका मतलब इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया साथियों? कम हो गया। और इसका एटॉमिक रेडियस क्या है साथियों? ज्यादा। कहने का मतलब जब किसी एक धातु से आयंस निकल जाता है, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो उसकी एटॉमिक रेडियस में क्या प्रभाव पड़ता है? उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है साथियों? घट जाता है। और आपको पता चला होगा साथियों कैसे निकला है। वैसे ही मैं इसकी बात करूं साथियों, आप अब सोच रहे होंगे कि ये यहाँ एक ज़्यादा एक कम है तो ये क्या हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं होगा साथियों। एक चीज देखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश कब ज़्यादा होता है? जब प्रोटॉन ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ देखना साथियों, यहाँ अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा? रिपल्सन होगा। वो क्या होगा? दूर भागेगा। कहने का मतलब ये मेरे पास क्या है? एक एटम है। एटम के अंदर यहाँ प्रोटॉन, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ 18 है, यहाँ कितना है? 17 है। अब ये क्या करेगा? प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कहने का मतलब ये अपना आकार क्या करेगा साथियों? बड़ा कर लेगा। जब ये अपना आकार बड़ा कर लेगा तो इसके अंदर किसका परमाणु, किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा? ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस का हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे लेवल से समझ आया होगा। ये मान के चलना जो डाटा मैंने अभी बताया है,
ये आपके लिए थोड़ा सा एडिशनल है। जब आप एक लेवल आगे बढ़ जाते हो तब ये चीज़ें आप कर पाओगे, नहीं तो ये चीज़ भी अगर आपको आती है तो सफिशियंट है। अब अपन क्या करते हैं साथियों, एक स्टेप आगे मूव करते हैं। मैं आपको साथियों एक डाटा बताता हूं, जो डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डाटा अपने पास क्या है, अपने एग्जाम में आता है कि जो एटॉमिक साइज है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक परमाणु आकार वाला परमाणु आकार अपने पास सबसे ज्यादा किसका होता है, ये आपको बताना है साथियों। किसका होता है साथियों, एक चीज देखना, ये रहा टॉप टू बॉटम जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, यहां मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम। जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास परमाणु आकार बढ़ेगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि यहां फ्रांसियम का परमाणु आकार सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा साथियों। ये परमाणु आकार कहने का मतलब यह है कि जो अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व नहीं होते, वो उसमें भाग नहीं लेते हैं। कारण क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपनी एनर्जी स्वतः ही खोते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसके परमाणु का आकार डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। कभी वो परमाणु आकार बढ़ जाता है और कभी क्या होता है, घट जाता है, जिससे अपन कह नहीं सकते कि घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है। इसलिए अपन इसको शामिल नहीं करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि परमाणु आकार सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आप क्या बताओगे साथियों, सीजियम बताओगे। क्या बताओगे साथियों, सीजियम बताओगे। और ये कितना होता है, 298 पिकोमीटर होता है। कितना होता है साथियों, 298 पिकोमीटर होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता है साथियों, घटता है। अब आपको भी पता होगा कि पहले वाले ग्रुप में यहां हाइड्रोजन होता है और लास्ट वाले ग्रुप में यहां अपने पास क्या था साथियों, हीलियम था। हीलियम था कि नहीं था साथियों, अगर हीलियम था तो सबसे कम परमाणु आकार साथियों किसका होगा, वो हो जाएगा हीलियम का। और वो कितना होता है साथियों, 31 पिकोमीटर होता है, 31 पिकोमीटर होता है। अगर अपन को उसके बाद में पूछ ले, ये तो अपने पास एक नंबर पे था, 2 नंबर पे परमाणु आकार किसका ज्यादा होता है, वो होता है साथियों हाइड्रोजन का। वो होता है साथियों हाइड्रोजन का, वो होता है 53 पिकोमीटर। अब ये डाटा आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी में या अपनी कॉपी में सेव कर लेना है, ताकि आपको पेपर में पूछा जाए तो आप विद इन 1 सेकेंड में कर पाओ। अब अपन चलते हैं अगली वाली प्रॉपर्टीज में। अगली वाली प्रॉपर्टी साथियों मेरे पास क्या है, वो है आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको अपन एक नाम और भी बोलते हैं, वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मैं इसका नाम बात करूं हिंदी में, तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बोलते हैं। अब साथियों एक बार गौर करना आप कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा मेरे पास देखना एक बार, ये मेरे पास एक क्या है साथियों, एटम है। अगर मैं बात करूं इस एटम की, ये इसका आउटर सेल है और ये इसका क्या है, इनर सेल है। इस आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं साथियों, चक्कर लगाते रहते हैं। इस आउटर सेल में साथियों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब क्या करना है अपन को, इस आउटर सेल से अपन को एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना है, यहां से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो अपन को क्या करनी पड़ेगी साथियों, ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो एनर्जी देनी पड़ेगी वही क्या होती है साथियों, आयनन ऊर्जा होती है। अब साथियों मैं इसको क्या करता हूं, लैंग्वेज में लिखता हूं, ये क्या होता है। तो साथियों एक बार गौर करना, मैं इसको क्या लिखूंगा,
बाह्यतम कक्षा से, कहने का मतलब आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने हेतु दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है साथियों? दी जाने वाली ऊर्जा मेरे पास क्या कहलाएगी साथियों? आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब मैं अगर बात करूं जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो करती है एटॉमिक साइज के ऊपर। ये एक तो डिपेंड करती है परमाणु के आकार पर और दूसरी डिपेंड करती है साथियों ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है साथियों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। अब साथियों ये कैसे डिपेंड करेगी वो देखना आप। अगर एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी, एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी, आयनन ऊर्जा उतनी ही क्या होगी साथियों? कम होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साथियों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि साथियों हुआ कैसे है। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। वो कैसे होगी मैं यहां आपको प्रूव करके दिखाऊंगा वो कैसे होगा। मैं एक बार यहां इसको मिटा रहा हूं। अब देखना एक बार साथियों, अगर मैं चलूं ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज, पहले मैं चलता हूं साथियों किस तरीके से, पहले मैं चलता हूं पीरियड वाइज। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और ये नाइट्रोजन। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 3, 4, 5, 6 और ये मेरे पास साथियों क्या हो गया? 7 हो गया। अगर मैं बात करूं इसको डिजाइन करने की, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 और ये हो जाएगा 2, 5। अब एक चीज देखना साथियों, अगर मैं बात करूं इसमें कि सेल कितने होंगे आउटर्स, अब एक चीज देखना साथियों, इसके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4 और इसमें कितने हैं? 5। इसमें अपने पास 5 है। अब एक चीज देखना साथियों, अब मुझे क्या करना है, इसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो तो इक्वल है, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा, मैं जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो क्या होगा साथियों? बढ़ता जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ प्रोटॉन क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जब प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी अंदर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अब एक चीज देखना साथियों, यहाँ प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है। यहाँ साथियों क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। जब प्रोटॉन ज्यादा है, यहां बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जब प्रोटॉन मेरे पास यहां ज्यादा है और यहां प्रोटॉन मेरे पास साथियों क्या है? कम है। एक चीज देखना, यहां प्रोटॉन की संख्या है 3, यहां प्रोटॉन की संख्या मेरे पास कितनी है? 3 है। अगर मैं इसकी बात करूं और यहां मेरे पास प्रोटॉन की संख्या कितनी साथियों? 7 है। अब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं। आपको पता होगा अंदर 3 प्रोटॉन इसको अंदर खींच रहे होते हैं और मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा होता हूं। अब यहां क्या होंगे? यहां 7 प्रोटॉन अंदर खींच रहे होते हैं और मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा होता हूं। जब मैं क्या करूंगा साथियों, जब मैं यहां रहूंगा तो जो अंदर वाली ताकत है वो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। इसका मतलब वो मुझे बाहर आसानी से इलेक्ट्रॉन को पृथक नहीं होने देगा, क्योंकि अंदर प्रोटॉन कितने बैठे हुए हैं? 7 बैठे हुए हैं और 7 में क्या साथियों? ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं होने देगा। जब इजीली रिमूव नहीं होने देगा तो मैं मुझे यहां ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी और यहां ऊर्जा मुझे क्या होगी? कम लगानी पड़ेगी। तो मुझे एक बात पता चली, पीरियोडिक टेबल में जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं, जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है साथियों? बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान साथियों क्या होता है? बढ़ता है। ये तो मेरे पास हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अपन को आगे कॉन्सेप्ट देखना है, वो देखना है अपन को ग्रुप वाइज देखना है। अब किसकी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे पास है
लिथियम, सोडियम और ये मेरे पास है पोटेशियम। मैंने आपको ये बताया था साथियों, 2 नंबर की चीजों पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे, और 2 नंबर का करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा साथियों, आयनन ऊर्जा होगा। तो मैंने आपको वैसा का वैसा ही बताया है। अब यहां देखना साथियों, यहां मेरे पास आउटर सेल कितने होंगे 2, यहां कितने होंगे 3 और यहां कितने होंगे 4 हो जाएंगे, यहां 4 हो जाएंगे साथियों। अब एक चीज देखना साथियों, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है साथियों, यहां ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो गई। आपको पता होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन अपन को पृथक करना है, यहाँ प्रोटॉन महाशय बैठा हुआ है, यहाँ प्रोटॉन अंकल बैठे हुए हैं, यहाँ आंटी आ रही है और वो आंटी क्या हो रही है, इससे अलग हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन आंटी इससे अलग हो रही है। अब जो अलग होगी तो आपको पता होगा ये इतनी जल्दी से यहां से अलग नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है, इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है साथियों वो क्या है, कम है। जब आपको भी पता होगा 2 चुंबक होते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस कम होती है तो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है साथियों, ज्यादा होता है। तो ये यहां से क्या हो जाएगी, आसानी से पृथक नहीं हो पाएगी। अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है अंकल और आंटी में क्या आने लगेगा, बीच में एक दरार आने लगेगी। तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, जुदा होंगे। कहने का मतलब उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, धीरे धीरे टूटने लगेगी। जब टूटने लगेगी तो यहाँ मुझे क्या होगी, यहाँ इस आंटी को अलग होने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। अब और आगे जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी साथियों, और ज़्यादा बढ़ गई। जब और ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पता होगा आयनन ऊर्जा अब मुझे और कम लगानी पड़ेगी यहाँ से अलग होने के लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब एक चीज देखना साथियों, मैंने आपको क्या बताया है एकदम ब्रीफ में बता देता हूं। अपन देख लेते हैं ग्रुप वाइज। अपन देख लेते हैं पीरियड वाइज। जब ग्रुप वाइज की बात करूं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता होगा ये क्या होती है, घटती है। जब मैं आवर्त वाइज जाऊंगा तो ये क्या होती है साथियों, बढ़ती है। ये क्या होती है, बढ़ती है। अब एक चीज देखना साथियों, वर्ग की बात करूं तो सबसे ऊपर ही ऊपर क्या होता है अपने पास, पहले वर्ग में, पहले वर्ग में साथियों मेरे पास क्या होता है, ऊपर ही ऊपर हाइड्रोजन होता है और नीचे नीचे क्या होता है साथियों, फ्रांसियम होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि फ्रांसियम भाग नहीं लेगा। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, वो हो जाएगी साथियों सीजियम की। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी साथियों, सीजियम की होगी। अब एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होती है, तो मैंने आपको ये बताया कि बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, हीलियम की हो जाएगी। ये 2 पॉइंट आपको साथियों क्या करना है, याद रखना है। अब अपने पास क्या था साथियों, आयनन ऊर्जा में इतना ही था। अब अपन क्या करते हैं, आगे वाले पॉइंट पर मूव करते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि आपको इसमें क्या करना है, छोटा सा पॉइंट याद रखना है। इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की होती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इजीली रिमूव करने की होती है। अब मैं जो अगली टेंडेंसी, जो अगली प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मेरे पास 3 नंबर की प्रॉपर्टी, 3 नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगली जो प्रॉपर्टी साथियों वो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। अब मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको पर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता।
अब साथियों क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेम टू सेम अपन को चेक करना है आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास साथियों एक एटम है और ये इसका क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाऊंगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा। इससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। कितनी एनर्जी उत्सर्जन होगी वो किस कारक पर निर्भर करेगी, वो देखना एक बार साथियों आप। अब इसके अंदर ये अपने पास आपको पता होगा कि जिस प्रकार अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी पढ़ी है, एज इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब एक चीज देखना साथियों, यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है, एफिनिटी लिखा हुआ है। और एफिनिटी को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, चाहत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, चाहत बोलते हैं। अब आपको पता होगा प्रोटॉन अंकल और इलेक्ट्रॉन आंटी के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी और उनकी जो चाहत उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। उनकी चाहत क्या होगी साथियों, उतनी ही ज़्यादा होगी। जब प्रोटॉन अंकल और इलेक्ट्रॉन आंटी के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनकी जो चाहत है, एफिनिटी है, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहने का मतलब एज इट इज अपन आयोनाइजेशन एनर्जी से इसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, मैं आपको यहां परिभाषा लिख देता हूं इसकी। बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने से उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है साथियों, मेरे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। अब इसको अपन किस तरीके से देखेंगे, ये भी किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो पॉइंट सुनना साथियों एक बार आप। पहला पॉइंट ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, परमाणु के आकार पर निर्भर करेगा। और 2 नंबर का पॉइंट है, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर निर्भर करेगा। अब ये कैसे करेगा, परमाणु के आकार पर, वो देखना साथियों एक बार आप। एक चीज देखना साथियों, अपन देख रहे हैं पहले वर्ग वाइज और फिर अपन देखेंगे आवर्त वाइज। अगर मैं वर्ग वाइज बात करूं तो अपने पास यहाँ क्या होता है, लिथियम, यहाँ सोडियम और यहाँ क्या होता है, पोटेशियम। अगर मैं बात करूं लिथियम की, ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है साथियों, 3 नंबर पे, 11 नंबर पे, और ये आता है 19 नंबर पे। और आपको पता होगा अपन इसको लिखते कैसे हैं। अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो ये अपन को इसको ऐसे लिखते हैं 2 और 1, इसको अपन लिखते हैं 2, 8 और 1, इसको लिखते हैं 2, 8, 8 और 1। कुछ इस प्रकार से अपन इसको क्या करते हैं साथियों, लिखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलूंगा तो आपको पता होगा कि यहाँ इसमें 2 सेल होंगे, ये पहला और ये दूसरा। इसके अंदर कितने होंगे साथियों, 3 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 4 होंगे। ये इस प्रकार होगा। मैंने आपको ये बताया है कि परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको पता है बाहर तो क्या होगा, अपन को एक इलेक्ट्रॉन धीरे से इसको देना पड़ेगा और अंदर कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन महाशय या प्रोटॉन अंकल बैठा हुआ है। अब आपको पता होगा कि जैसे ही अपन इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले जाकर के देंगे, ये क्या करेगा, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है साथियों, कम है। जब डिस्टेंस कम होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा और एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक चीज देखना साथियों, यहाँ प्रोटॉन अंकल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन आंटी है। अब ये आंटी इसके पास में जाती है, ये आंटी क्या करती है, इसके पास में जाती है। आपको भी पता होगा कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी साथियों, ज़्यादा है। जब इसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो इस बार एनर्जी उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी। कहने का मतलब दोनों के बीच का जो आकर्षण होगा वो अब उतना नहीं रह पाएगा, तो एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। अब अपन जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको पता होगा अंकल और आंटी के बीच की जो डिस्टेंस है और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब और ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको पता है यहां एक एनर्जी प्रोड्यूस बहुत कम होगी, यहां भी क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होना कम हो जाएगी। तो मुझे ये पता चला कि जैसे ही मैं टॉप टू बॉटम आता हूं, ऊपर से नीचे की ओर आता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती है। अर्थात वो क्या होती है, घटती है। अर्थात वो क्या होती है,
डिक्रीज होती है। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, कैसे? मैं आपको लेकर के चलता हूं पीरियड वाइज। अगर अपन पीरियड वाइज चले तो आप कोई भी एग्जांपल उठा लो, किसी भी पीरियड का उठा लो। मैं उठाता हूं किसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, चार ही उठा लेते हैं अपन। यहां देखना है कितने नंबर पे आता है, 3, 4, 5 और ये 6। अब मैं यहां देखना क्या लिखूंगा, 2 और 1, यहां हो जाएगा 2 और 2, यहां 2 और 3, यहां 2 और 4। लेकिन यहां देखना साथियों, मेरे पास जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो क्या होंगे साथियों, समान होंगे। नंबर ऑफ सेल्स साथियों क्या होंगे, समान होंगे। नंबर ऑफ सेल्स तो साथियों यहां समान होंगे। आप एक बार देखना साथियों, आप जैसे ही अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको भी पता होगा यहां अपने पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है साथियों, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितने ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होगा। अब देखना साथियों, यहां अंदर कितने प्रोटॉन बैठे हुए हैं, 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। अब अपन क्या करते हैं, एक रोटी इसको देते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां 3 ही अंदर बैठे हुए हैं और एक आंटी इनके पास आती है। कहने का मतलब ये क्या है, इनकी चाहत क्या होती है, कम होती है। अब यहां क्या करते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन पास में लाते हैं। यहाँ प्रोटॉन कितने अंदर, 4 है। ये क्या करेगा, उसको तुरंत अंदर खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा उत्सर्जित होगी। अब मैं जैसे ही और जाऊंगा तो आपको पता होगा प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको जल्दी से अंदर खींच लेगी। जैसे ही जल्दी से अंदर खींच लेगी तो एनर्जी क्या होगी, और ज़्यादा उत्सर्जित होगी। जैसे आगे जाएंगे तो फिर और ज़्यादा एनर्जी उत्सर्जित होगी। कहने का मतलब ये है, लेफ्ट टू राइट जाने पर अपने पास जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो क्या होती है, बढ़ती है। मेरे हिसाब से चीजें आपको शायद समझ आ गई होगी। अब किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है वो देखना साथियों एक बार आप। अब जो सबसे कम होती है वो किसकी होती है, सीजियम की होती है। सबसे कम किसकी होती है साथियों, सीजियम की होती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है साथियों, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी होती है साथियों, क्लोरीन की होती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगली प्रॉपर्टी अपने पास 4 नंबर की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, विद्युत ऋणात्मकता भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है वो अपन को ध्यान रखना है साथियों। इसका जो अपने पास बेसिक पॉइंट है वो क्या होता है, अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन होती है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, आकर्षित करती है। ये जो टेंडेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी साथियों, 2 ही प्रॉपर्टी अपने पास, एटॉमिक साइज पर और दूसरा अपने पास है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब वो कैसे होगा साथियों वो देखना एक बार आप। जैसे मैं अगर बात करूं ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रुप वाइज। अगर ग्रुप वाइज बात करूंगा तो मेरे पास यहां क्या आता है, लिथियम, यहां सोडियम और यहां क्या आता है, पोटेशियम आता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर मैं यहां बात करूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, आउटर सेल 2, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी आउटर सेल कितनी हो जाएगी साथियों, 4 हो जाएगी। इसकी आउटर सेल मेरे पास हो जाएगी 4। एक चीज देखना साथियों, जितनी कम डिस्टेंस होगी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ क्या है, अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा तो मुझे पता चला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी साथियों, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसके अंदर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चला यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं और नीचे जाऊंगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी साथियों, बढ़ जाएगी। तो मुझे ये पता चला आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है साथियों, घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथियों क्या होती है, घटती है। फिर ये पूछा जाएगा कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सीजियम हो जाएगा। अपने पास साथियों क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं किस तरीके से, अब अपन बात करते हैं आवर्त की ओर से। अब अपन बात करते हैं आवर्त की ओर से। मैं एग्जांपल उठाता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो यहां आउटर सेल कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, जो कि सब में क्या साथियों, समान है। सब में क्या साथियों, समान है। अब ये सम्मान तो है, लेकिन एक चीज देखना साथियों, अपने पास यहां प्रोटॉन कितने हैं, 3, 4, 5 और ये 6। आपको पता होगा यहां 6 है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखना साथियों, यहाँ अपने पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी साथियों, ज्यादा है। जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको जल्दी सी खींच लेगा। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या साथियों क्या है, कम है। प्रोटॉन की संख्या कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उतनी जल्दी आकर्षित नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी ये करता है। तो मुझे ये पता चला आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। फिर प्रश्न ये आएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, वो होती है साथियों फ्लोरीन की। वो साथियों किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अब एक चीज देखना साथियों, जब फ्लोरीन की होती है तो आपने गौर किया होगा, मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के अंदर मैंने जो इनर्ट गैसेज थी उनको मैंने शामिल नहीं किया। अब एक चीज देखना साथियों, मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा यहां, अपने पास क्या है क्या नहीं है। एक चीज देखना, क्लोरीन की क्या होती है साथियों, सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि सीजियम की क्या होती है साथियों, सबसे कम होती है। अब वो क्या होती है आपको एक देखना साथियों, क्लोरीन होता है वो क्या होता है 287 होता है। अब केवल इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका आउटर सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका आउटर सेल क्या हो जाएगा साथियों, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसकी एफिनिटी क्या होगी साथियों, चाहत क्या होगी, ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये क्या है, 7 है। ये क्या करेगा, इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता 281 होता, ठीक है, कहने का मतलब लास्ट में कितना होता, 1 होता। 1 होता तो इसको कितने और चाहिए इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसकी चाहत को पूरा करने के लिए। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे अपन सीजियम की बात करें तो सीजियम में लास्ट में क्या होता है, 1 ही होता है। 1 होता है, उसको कितने चाहिए, 7 चाहिए एक प्रकार से। जब 7 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, सबसे कम। अब अपने पास क्या करेंगे, अपन आगे चलेंगे इस प्रकार से। जब अपन देखेंगे क्या अपने पास हीलियम, नियोन और आर्गन में देखेंगे, हीलियम में कितना होता है 2, ये होता है 2 और 8, ये क्या होता है 288। अब एक चीज देखना साथियों, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। तो मुझे पता चला अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कितनी होती है साथियों, 0 होती है। तो मुझे पता चला नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है साथियों, 0 होती है।
इलेक्ट्रॉन की क्या होती, सॉरी, नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मुझे पता चला। आपको पता होगा कि किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, और क्लोरीन के जस्ट बाद में क्या होता है साथियों, यहाँ आर्गन होता है, तो आर्गन की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, और ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं साथियों क्या करता हूँ, आपको मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, वो 3 पॉइंट क्या थे, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। आपने अगर गौर किया होगा तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, सबसे पहले मेरे पास है आयनन एनर्जी, दूसरी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, तीसरी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन मैं तीनों की बात करूं, सबसे पहले ग्रुप वाइज देख लेते हैं अपन, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तीनों की तीनों क्या होती है साथियों, घटती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है क्योंकि परमाणु आकार क्या होता है साथियों, बढ़ता है। अब मैं बात करूं आवर्त वाइज, अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ये क्या होती है, बढ़ती है। उसका कारण क्या है साथियों, उसका कारण ये है कि प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है साथियों, बढ़ता है। ये मेरे पास पॉइंट थे और अपन ने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, जो इस आवर्त सारणी के गुण के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और मैं उम्मीद करता हूं ये चारों पॉइंट आपके समझ आ गए होंगे। अब अपन साथियों अगली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और अगली प्रॉपर्टीज अपन क्या करेंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देखना साथियों एक बार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 नंबर का मेरे पास है साथियों, कोर इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में भी अपन क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। और 3 नंबर का मेरे पास क्या है साथियों, जिसको अपन 7 नंबर लिख रखे हैं, संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है। अब एक चीज देखना साथियों, ये 3 पॉइंट है अपने पास, इन 3 पॉइंट को अपन एक साथ देखते हैं। अब ये क्या होगा साथियों वो देखना आप। अगर मान लो मैं मुझे ये पूछा गया संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं साथियों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसी को अपन कई दफा क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं अपन, किसी भी आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अलावा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आई होगी। अब अपन संयोजकता कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे अपन निकालते हैं। यदि किसी आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि किसी एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 या 4 से कम ही होगी। यदि किसी एटम के आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से ज्यादा है तो उसकी जो वैलेंसी है वो अपन 8 में से घटा करके प्राप्त करते हैं। यदि ये चीजें आपको समझ नहीं आई तो अपन आने वाले दिनों में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहां बहुत अच्छे डिटेल में बताऊंगा। मैं यहां आपको बता रहा हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे सपोज करना साथियों मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मैं एग्जाम्पल यहां लिख लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। अब सबसे पहले साथियों यहां देखना आप, मेरे पास जो लिथियम है ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, ये आता है 11 नंबर पे, और ये आता है 19 नंबर पे। और आपको पता होगा इसको अपन कैसे डिजाइन करते हैं, इसको अपन डिजाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से, 2 और 1, 2 8 1, 2 8 8 1। अब एक चीज देखना साथियों, इसके जो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां एक, यहां एक, यहां एक, सारे में एक एक है अपने पास। अब मैं यहां लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 2, सॉरी 2 1, 2 2, 2 3, और ये हो जाएगा 2 4। तो मुझे पता चला यहां। अब मैं क्या करता हूं साथियों, इसमें आगे भी लिखता हूं,
2 5 और ये क्या हो जाएगा साथियों 2 6 हो जाएगा। अब ये तो मैं अगर बात करूं, ये तो मेरे पास है ग्रुप्स के अनुसार ऊपर से नीचे, और ये मेरे पास है पीरियड के अनुसार, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट है। अब इसके अंदर साथियों आप नजर दौड़ाना एक बार, आप इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, यहां कितना है एक, यहां कितना है एक है। तो मुझे पता चला कि मैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाता हूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं साथियों, सेम रहते हैं। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं साथियों, सेम लिख देता हूं। अब अगर मैं पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाता हूं तो जो कोर इलेक्ट्रॉन है, अब जितने भी बचे हुए हैं इसके अंदर, ये क्या कहलाते हैं साथियों, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन कितना है साथियों, पहले वाले में यहां 2 है, यहां कितना है 10 है, यहां कितना है साथियों 18 है। तो मुझे पता चला आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन साथियों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताई थी साथियों की संयोजकता क्या होती है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो संयोजकता भी उतनी ही होगी। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने साथियों, एक है, इसका मतलब संयोजकता भी कितनी होगी, एक ही होगी। इसका मतलब संयोजकता भी इसमें क्या होगी, समान होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चलते हैं पीरियड में। जब अपन पीरियड में जाएंगे तो आपको पता होगा कि यहां जो अपने पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो मुझे पता चला कि पीरियड के अंदर जो अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है साथियों, इंक्रीज होता है। कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। फिर मैं बात करूं कोर इलेक्ट्रॉन की, फिर मैं बात करूं साथियों कोर इलेक्ट्रॉन की, तो कोर इलेक्ट्रॉन अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो ये क्या रहता है, समान रहता है। ये क्या रहता है साथियों, समान रहता है। फिर अपने पास जो अगला पॉइंट है जिसको अपन संयोजकता बताते हैं, तो संयोजकता अपन कैसे निकालते हैं साथियों, संयोजकता यदि 4 या 4 से कम है तो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो संयोजकता भी उतनी ही होगी, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा है तो संयोजकता भी उतनी ही, संयोजकता अपन 8 में से घटा करके प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि लिथियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1। इसकी जो मेरे पास है वो कितनी होगी, 2, इसकी कितनी होगी, 3, और इसकी कितनी होगी, 4। मैंने आपको बताया था कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो संयोजकता उतनी ही होगी। फिर मैं चलता हूं किसके ऊपर, 5 के ऊपर। जैसे ये 4 से ज्यादा होगी तो अपन 8 में से घटा करके प्राप्त करते हैं, यहां कितनी हो जाएगी, 3, और यहां कितनी हो जाएगी, 2। तो मुझे पता चला कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता होती है वो क्या होती है, पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। अब ये तीनों पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ आ गए होंगे। अब अपन क्या करते हैं साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट अपने पास साथियों क्या है, 8 नंबर पे। मेटालिक करैक्टर, कहने का मतलब धात्विक गुण, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन या लगा करके मैं और बता देता हूं, एल्केलाइन नेचर, एल्केलाइन नेचर। अब मैं आपको पहले क्या करता हूं, अगला पॉइंट अभी बता देता हूं, फिर अपन क्या करते हैं दोनों साथ में पढ़ लेंगे। नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर को अपन क्या बोलते हैं, अधात्विक गुण। अब इसको अपन यहां लगा करके क्या बोल देंगे, एसिडिक नेचर।
अब एक चीज गौर करना साथियों, आप अपन मेटल किसको कहते हैं और अपन नॉन मेटल किसको कहते हैं। यदि आपको ये चीजें आती है तो आप इस चीजों को डील करने में बहुत आसान होगी आपकी। अब वो कैसे होगी वो आप देखना साथियों। यदि मेरे पास कोई मेटल है तो आपको पता होगा मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर साथियों क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण ही धातुओं के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रवाहित होती है। कहने का मतलब क्या होता है, धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। जबकि अधातु क्या होती है, विद्युत की बेड कंडक्टर या कुचालक होती है। उसका कारण क्या होता है, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं। अब आपको पता होगा कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो अपन इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं अधातुओं के अंदर। तो फिर अपन निकाल कैसे पाएंगे, जबकि धातुओं के अंदर क्या होता है साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अपन इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। यदि अपन इजीली रिमूव कर सकते हैं तो वो क्या होता है, धात्विक प्रकृति का होता है। यदि अपन इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन मेटालिक करैक्टर हो जाएगा। तो साथियों अपन क्या करते हैं, आवर्त और वर्ग वाइज देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ऊपर ही ऊपर यहाँ क्या आता है साथियों, हाइड्रोजन आता है। फिर मेरे पास यहाँ लिथियम, फिर मेरे पास यहाँ सोडियम, फिर मेरे पास यहाँ पोटेशियम। अब यहाँ देखना साथियों, वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो, ये मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन अधातु, ये क्या होता है मेरे पास, धातु। तो मुझे ये पता चला वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मेटालिक करैक्टर क्या होता है साथियों, बढ़ता है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते तो कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो देखना आप। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये 1 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे और पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। अब अगला पॉइंट सुनना आप साथियों, क्या होता है अपने पास। अगर मैं बात करूं तो इसमें आउटर सेल 1 होती है, इसमें आउटर सेल 2 होती है, इसमें आउटर सेल कितनी होती है, 3 होती है, और इसमें आउटर सेल साथियों कितनी होती है, 4 होती है। अब साथियों एक बार गौर करना आप, ये मैंने यहां लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया। अब एक चीज देखना साथियों, यहां प्रोटॉन है, यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। जब कम होती है तो अपन यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बताया आपको, जो अधातु होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कहने का मतलब जब अपन उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो निकल नहीं पाएंगे। अगर निकाल भी पाएंगे तो बहुत ज़्यादा अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ देखना साथियों आप, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है तो अपन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेटालिक करैक्टर हो गया, सॉरी नॉन मेटालिक करैक्टर हो गया। अब मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी साथियों, बढ़ने लग जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इनके बीच का जो आकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से ये धीरे धीरे क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेगी और आगे जाते जाते क्या होगी, इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल पाएगी। तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आराम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। धात्विक प्रकृति क्या होती है, ये धात्विक गुण बढ़ता है। अब एक चीज आप गौर करना साथियों, मैंने जब आपको वाटर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो किस प्रकृति के होते हैं साथियों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। फिर मैं अगर बात करूं अधात्विक ऑक्साइड की, तो अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं साथियों, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब एक चीज देखना साथियों, यदि ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण बढ़ता है तो ये क्षारीय नेचर भी क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा। क्योंकि धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षारीय गुण भी क्या हो जाएगा साथियों,
ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। अब मैं बात करता हूं नॉन मेटालिक करैक्टर की। अधात्विक गुण किसको कहते हैं? कहने का मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाए। आपको पता होगा ये आराम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पा रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मुझे पता चला अधात्विक गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। अपन तो नीचे जाएंगे तो अपन को क्या मिल रहा है साथियों, धातु मिल रही है, जबकि अपन को क्या मिलनी चाहिए, अधातु मिलनी चाहिए। अगर अधातु मिलती तो ये क्या हो जाता, ये गुण बढ़ जाता, लेकिन क्या हो रहा है, अपन को धातु मिल रही है तो ये गुण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। जब अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको पता होगा साथियों, यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन और यहाँ क्या होता है हीलियम। इसका मतलब क्या होता है, अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं। आपको भी पता होगा जब अपन ने आवर्त सारणी पढ़ी थी, यहां अपने पास स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, यहां अपने पास एस ब्लॉक, यहां डी ब्लॉक और यहां पी ब्लॉक और नीचे क्या होता है अपने पास एफ ब्लॉक होता है। आपको पता होगा एस ब्लॉक के सारे तत्व क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। फिर मुझे पता चला कि डी के सारे क्या होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। फिर मैंने यहाँ एक तिरछी रेखा खींची थी, उस तिरछी रेखा से क्या होता है, धातुएं अधातुएं से अलग हो जाती है और इधर वाला सारा का सारा क्या होता है, अधातु होता है। कहने का मतलब यह है कि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अधातु मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो अधात्विक गुण होता है वो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन अधात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, घटता है। ये दोनों क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो साथियों अपने पास आवर्त सारणी के इतने ही गुण थे और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।